हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। एक बार फटाफट कमेंट्स करें बच्चे, क्या सबको मेरी ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है कि नहीं, ताकि हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर सके। बच्चे फटाफट अपने फीडबैक्स दें, फास्टली सारे बच्चे अपने फीडबैक्स दें। क्या सारे बच्चों को मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों बिल्कुल क्लियर जा रही है या फिर नहीं जा रही है? यस, तो आप सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो आज हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज है बच्चे अकाउंटेंसी की क्लास, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं अपने चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को। इस चैप्टर्स की मान करके चले तो हम लोगों ने 80% चीजें कवर कर रखी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ 20% चीजें बची हुई हैं, यानी जितनी भी छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर सीखा है, अब इन छोटी छोटी चैप्टर्स की चीजों को मिला करके इस चैप्टर के बड़े प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास हम लोग को करना है। यानी अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और बचा है जो छोटे टॉपिक में, उसके बाद वो सारे कॉन्सेप्ट को मिला करके पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम जो आते हैं, जिसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा बच्चे। तो क्विक भाषणबाजी के बाद, क्योंकि हर बार हम लोग थोड़े से भाषणबाजी करते हैं आपको क्लास में इंटरेक्टिव बनाने के लिए और ये बताने के लिए कि भाई हम लोग क्लास कहां से स्टार्ट कर रहे हैं और कहां तक हम लोगों ने खत्म करी है। तो आपको एक बार कनेक्ट कर लिया मैंने इस क्लास के अंदर। अब हम लोग आज जो इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ना सिर्फ इस चैप्टर के लिए बल्कि आने वाले कैश फ्लोज जो पार्ट डी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर के लिए भी है। इसलिए बहुत ध्यान दे करके, अच्छा इन खातों को जो मैं यहां आपको सिखा रहा हूं, ये खाते आपको और भी चैप्टर्स के अंदर मदद करते हैं, और खास करके आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो कैश फ्लो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही पुराना टॉपिक जो आपको पहले भी परेशान कर चुका है, इरिटेट कर चुका है क्लास 11th के अंदर, जो कि हुआ करता था डेप्रिसिएशन। अच्छा, जब मैं डेप्रिसिएशन बोलता हूं तो आपको टेंशन नहीं होती, जब मैं बोलता हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो फिर आपको लगता है हाँ सर, डेप्रिसिएशन के साथ एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता था जो तंग कर देता था सर। फिर उसको समझने में हम लोग मतलब क्या बोले, हम लोग की नानी याद आ जाया करती थी। और साथ में जब मैं आपको बोलूं कि ये सारी चीजें जो आपने डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पढ़ा है वो आज इस चैप्टर के अंदर भी हेल्पफुल करने वाला है, तो आप घबराए होंगे। लेकिन मैं आपको बोल दूं, आप घबराए मत, बिल्कुल भी ना घबराए बच्चे, क्योंकि उस डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को बिल्कुल इजी करके आज हम लोग इस क्लास में समझेंगे, और कैसे हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे वो असर करेगा वो भी सीखेंगे। अगर आप सारे बच्चों को लास्ट क्लास याद है तो मैंने दो प्रकार के एसेट्स आपके साथ डिस्कस किए थे। एक मैंने कहा था जो डेप्रिशिएट होता, एक मैंने कहा था जो कि कंज्यूम होता, और एक होता है एसेट जो कि ना तो डेप्रिशिएट होता है ना तो कंज्यूम होता है। उनकी बात बाद में करेंगे। तो जैसे आपने एसेट्स दैट हैज बीन कंज्यूम्ड को उठा करके अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट किया, वैसे ही आप आज जो हम लोग फिक्स एसेट्स और उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन पढ़ने वाले हैं उसके डेप्रिसिएशन को उठा करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। ऐसा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ भी कर चुके हैं क्लास 11 के अंदर, जो हम लोग पढ़ते थे अपने फाइनल अकाउंट को। बस वही सेम चीज है, बस क्योंकि आप भूल गए होंगे तो वो आज मैं आपके साथ वो डिस्कशंस यहां पर करने वाला हूं बच्चे। तो सारे बच्चे आ जाएं और मेरे साथ टॉपिक डालें जो आज हम लोग सीखने वाले हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन या फिर मैं कह दूं डेप्रिसिएशन एंड फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। तो ये मैं दो चीज आपको आज समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यानी आपको पता है बच्चे, जब मैं आपको डेप्रिसिएशन बोलूं या फिक्स एसेट्स बोलूं तो ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि वी कैन नॉट टॉक अबाउट फिक्स एसेट्स इन आइसोलेशन ignoring depreciations, और we can not talk about depreciation in isolation ignoring fixed assets। यानी किसी को भी नजरअंदाज करके दूसरे टॉपिक को नहीं पढ़ा जा सकता। तो जब मैं बात करूंगा आज फिक्स एसेट्स की तो डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा, और डेप्रिसिएशंस के कैलकुलेशंस के लिए आपको फिक्स एसेट्स अकाउंट ही सीखना है। तो ये सारी बातें आज हम लोग बच्चे इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। फटाफट टॉपिक डालेंगे बच्चे, दैट इज डेप्रिसिएशन एंड फिक्स एसेट्स अकाउंट।
तो आइए बच्चे, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ रहे हैं अपने क्लास के अंदर, और यहां से अब हम आपको फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना सिखा रहे हैं। एकदम याद रख लीजिए, फिक्स एसेट्स अकाउंट सिखा रहे हैं और डेप्रिसिएशन सिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्विकली आपको रिकैप करा दूं। क्लास 11th के अंदर आपको याद आता होगा कि जब सर हम लोग डेप्रिसिएशन डिस्कस करते थे, तो उस डेप्रिसिएशन के अंदर हम लोग कहते थे कि भाई डेप्रिसिएशन पढ़ना है ना, तो दो बातें ध्यान में रख करके चलनी है हम लोग को। वो दो बातें कौन सी ध्यान में रख करके चलनी है हम लोग को? एक, जब हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन्ड होता है, और एक जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं मेंटेन्ड होता है। फटाफट बता दो, क्या सारे बच्चों को याद आता है कि जब हम लोग फिक्स अकाउंट पढ़ते थे या डेप्रिसिएशन पढ़ते थे, तो हम लोग किस तरीके से पढ़ते थे? जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन्ड नहीं होता और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन्ड होता है। कमेंट्स करें, तब तक मैं ये दोनों टॉपिक डाल रहा हूं यहां पर। क्या मैं लिख रहा हूं यहां पर? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉट मेंटेन्ड, नहीं मेंटेन्ड हुआ है, और यहां मैं कह रहा हूं व्हेन प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड। ये दो तरीके से आपको अपने फिक्स एसेट्स और डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को समझ करके चलना है बच्चे। दो तरीके से आपको फिक्स एसेट्स और डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को समझ करके चलना है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका मेंटेन्ड नहीं होता, और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन्ड होता है, यानी हमारा जो फर्म है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन करके चल रहा है। फटाफट सारे बच्चे एक बार और इतना लिखने के बाद अपने टॉपिक को डालें कि वी आर गोइंग टू डिस्कस फिक्स एसेट्स व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड। तो फटाफट टॉपिक डालें, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड। एकदम स्टेप वाइज चलेंगे बच्चे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि हर एक चीज स्लो तरीके से हम लोग सीखेंगे। हम लोग बिल्कुल टाइम पर अपने सिलेबस के, और आपको निरंतर रिविजन करते रहना जो भी टॉपिक्स हम लोग यहां पर खत्म कर रहे हैं। तो यहां सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं अपने कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और फिक्स एसेट्स को, वो है बच्चे पॉइंट ए में डाल रहे हैं, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। जैसे नॉर्मली आप हमेशा फिक्स एसेट्स बनाते हो, उसी तरीके से मैं खाते बनवा रहा हूं। यहां पर सारे बच्चे देखेंगे फिक्स एसेट्स का खाता, फिक्स एसेट्स अकाउंट, और हर एक चीज हम लोग अकाउंट्स के ही थ्रू इसलिए सीखते हैं क्योंकि अकाउंट ही बेस है जो कि हम लोग को किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने में काफी मदद करता है। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि अकाउंट के रास्ते से ही हम लोग चलेंगे। किताबें अगर कोई और रास्ता दिखा रही हैं तो हम उन रास्तों को नहीं पकड़ेंगे, और हम लोग अपने खातों के जरिए ही चलने वाले हैं। यहां पर आएंगे। अब एसेट्स का अकाउंट बिल्कुल सिंपल है, जैसे सारे एसेट्स हम लोग बनाना सीखते हैं। आप सबको पता है कि सर डेबिट साइड से एसेट्स बढ़ता है, क्रेडिट साइड से एसेट्स घटता है। अब फिक्स एसेट्स है तो आपको पता है यहां पे टू, यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप सारे बच्चों को पता है ये क्या हमारा ओपनिंग बैलेंस, और जब मैं आपको ओपनिंग बैलेंस बोलता हूं तो आपको पता है कि दैट इज एज ऑन, या मान सकते हैं आप ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, दैट इज एज ऑन एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर के अंत में जो डाटा होता है बच्चे, उसी को हम लोग इस साल के लिए ओपनिंग फिगर मान करके चल रहे हैं। बहुत सारे खाते में कर चुके हैं, मगर ठीक है, इसके साथ भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और यहां पर हम लोग कह रहे हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और यहां पर क्या है आपका क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस है एसेट्स का, इसको हम लोग कह सकते हैं एज ऑन एंड ऑफ करंट ईयर, इस साल के अंत में जो बैलेंस है। तो इसको हम लोगों ने नोट डाउन कर दिया यहां पर एकदम सिंपल टर्म में, जैसे आप पहले सीखते आए हो। और आप सारे बच्चों को पता है, रिविजन्स करा रहा हूं मैं, रिविजन्स करा रहा हूं सबको। मैं बोलता हूं, बोलो अगर कोई एसेट साल के अंदर खरीदा गया है, ध्यान से सोच करके बोलो, अगर कोई एसेट साल के अंदर खरीदा गया है बच्चे, तो उसकी एंट्रीज क्या पढ़ा है हम लोगों ने? हम लोगों ने पढ़ा है सर फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो सबको पता है। व्हेन वी परचेज एसेट्स तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं हम लोग, और बैंक को ही तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
तो अगर मैं आपको बोल दूं यहां पर टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट टू, अब तक तो आप सीख गए होगे ना, R/P को मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट बोल रहा हूं, आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर मैं लिख रहा हूं तो आप सबको पता है कि सर हम लोगों ने परचेज किया है, परचेज यानी हम लोगों ने अपने फिक्स एसेट्स को परचेज किया है, एकदम सिंपल। एसेट्स टू बैंक बोलते थे हम लोग, बचपन से बोलते थे, और यहीं पर एसेट्स टू रिसिप्ट एंड पेमेंट हम बोल रहे हैं, क्योंकि यही तो है बैंक और कैश के नाम पर हम लोग जो खाता खोल रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करके चल रहा है। एकदम आसान आसान से, सिंपल सिंपल, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं, जहां जल्दीबाजी होगी वहां मैं फास्ट हो जाऊंगा। दिस इज वेरी सिंपल। और अब मैं पूछना चाहता हूं, ध्यान से सोच करके बोलिएगा, व्हेन आई से पास द एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन, फटाफट सोच करके बोलो, अगर मैं बोलूं डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करो बच्चे, तो आप सबको याद आता होगा जो एंट्री आप पास करते थे। यहां पर मैं बगल में आपको वो एंट्रीज भी समझाते चलूं। अगर मैं पहली एंट्री मैंने क्या की, अगर आप परचेस कर रहे हो तो आपने ये वाली एंट्री क्या की, इस एंट्रीज के लिए आपने कहा सर फिक्स असेट्स टू बैंक, यही कहा आपने परचेस के लिए, इसको मैंने कटवा करके कह दिया टू रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो दूसरा डेप्रिसिएशन के लिए मैं एंट्री कह रहा हूं बच्चे, जो आपने डेप्रिसिएशन सीखा है। तो डेप्रिसिएशन के लिए आपको तो पता है ना, when provision for depreciation is not maintained, तो you pass the entry depreciation account debit to fixed assets, यही तो करते आए हो। तो आप सबको पता है कि फिक्स एसेट्स में बाय डेप्रिसिएशन जाना चाहिए, बात खत्म हो गई। डेप्रिसिएशन के अंदर आप टू फिक्स एसेट्स लिखते हो और फिक्स एसेट्स के अंदर बाय डेप्रिसिएशन लिखोगे, बस मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं और कुछ नहीं है। आप सबको पता बच्चे, यही डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहां पर मैं डायरेक्टली इसी के लिए लिख रहा हूं, यहां पर जो मैं बाय डेप्रिसिएशन से लिख रहा हूं ना, मैं यहीं पर सीधे लिख देता हूं बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर व्हाट, इसी बाय डेप्रिसिएशन के लिए मैं सीधे लगा रहा हूं डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। मैं पूरा लिख दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग ईयर, तो थोड़ा सा हम लोगों ने वो कर दिया। अदरवाइज एक बार डेप्रिसिएशन की एंट्री करो, फिर डेप्रिसिएशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेजो, तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट हो गए और मैंने शॉर्टकट लगा दिया कि यहां पर सीधे यार अंत में तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाना ना, तो बाय डेप्रिसिएशन लिखने से अच्छा मैंने शॉर्ट कर दिया, थोड़ा सा सीधे कह दिया बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेकर के जाओ, और वो होगा आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। मैं कमेंट चाहता हूं, मैं एकदम आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप मुझे नहीं बताओगे। क्या ये सारे बच्चे अपने दिमाग में बिल्कुल एडजस्ट कर लिए कि नहीं, कि व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज फॉर द डेप्रिसिएशन। एक बार फटाफट कमेंट करें, क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, कि यस सर फिक्स एसेट्स के अंदर जो भी डेप्रिसिएशन आ रहा है हम लोग भेज रहे हैं बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो जितना टेक्निकल हम लोग हो रहे हैं एग्जाम में, इतना टेक्निकल आता भी नहीं है, पर कोई चीज सीखनी है तो इतनी ईमानदारी सीखो कि किसी और चैप्टर में भी हेल्प करे। फिर यहां टूटा फूटा सीखो, फिर किसी चैप्टर में जाकर के आप फंसो, तो इतना फंसने फंसाने वाला काम नहीं करना ना हम लोग को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों एंट्रीज से देख करके यहां तक के एंट्रीज हम लोगों ने पास कर दी। चलिए मैं एंट्रीज भी साथ साथ आपके कंसेप्ट बिल्डअप के लिए सिखाता हूं, अदरवाइज मैं रटा सकता हूं, मैं रटा नहीं रहा, आपको एंट्रीज सिखाता चलो। मुझे सारे बच्चे अपने दिमाग में सोचे, जब आप एसेट्स को बेचते थे, व्हेन यू सेल द एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, अगर आप सारे बच्चों को एसेट्स बेचने की एंट्रीज याद आती होगी, तो मैं आपको बता रहा हूं क्या एंट्रीज आप करा करते थे। आप करते थे दैट इज बैंक या फिर डेटर, जो भी होगा, बैंक या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू, मैं बैंक ही सिर्फ बात करूंगा क्योंकि डेट हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट की चर्चा कर रहे हैं, तो ज्यादा फोकस हम लोग को बैंक पर करके चलना। मैं डेटर हटा दूं, अदरवाइज आप में से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पर मैंने लिख दिया कि बैंक या फिर डेटर, लेकिन आपको याद रखना उधार का ट्रांजैक्शन हो सकता है, परचेज करते समय भी, सेल करते, लेकिन उन पर फोकस ना करें, अपना पूरा फोकस डेप्रिसिएशन और उससे रिलेटेड आइटम्स पर है। ध्यान से सुनिए, सेल ऑफ एसेट्स पे क्या कर रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। भैया मेरे बताओ क्या ये एंट्रीज आपको तंग कर रही हैं? और अगर आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स किया, अगर आपने एंट्री किया, तो निश्चित तौर पे फिक्स एसेट्स पे बाय बैंक जाना चाहिए कि नहीं, और इसी बैंक को मैं कह रहा हूं रिसिप्ट एंड पेमेंट, सीधा मतलब है। तो क्या मैं यहां पर बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिख करके लिख सकता हूं एसेट्स सोल्ड, एसेट्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर? बोलिए सिंपल सी बात है कि नहीं? यहां पर एसेट्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर आ गया कि नहीं आ गया? और क्या रिकॉर्ड होगा, सेल वैल्यू,
सेल वैल्यू आप रिकॉर्ड करो, यहां पर सेल वैल्यू को रिकॉर्ड करो, दैट इज सेल वैल्यू को यहां पर रिकॉर्ड कर डालेंगे। यस सर, बिल्कुल सिंपल है सर। और मैं अगर आपसे पूछूं जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, अब ध्यान से सोचना और सोच करके बताना सारे बच्चे, जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स होता था, अगर आपने 11th में इतनी मेहनत नहीं करी ना तो यहां सीख लो जो मैं सारी चीजें सिखा रहा हूं। ये बगल में मैं इसीलिए एंट्रीज भी लिखा रहा हूं, अदरवाइज मैं आपको डैम श्योर कर सकता हूं इतने डिटेल्स के अंदर आपने ये चैप्टर निश्चित तौर पे अभी कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा, वरना नवंबर के महीने में आप एनपीओ नहीं चला रहे होते, आपने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा होगा। और आप देख सकते हैं डेफिनेट यहां पे सीखने में और डेप्थ जो आप पहले पढ़ करके आओ, इन खातों के ऊपर इतनी चर्चा ही नहीं की गई है, इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से सीखो, अगर नहीं सीखा तो सीख लो। यहां पर तो यहां पर आ गया बच्चे सेल ऑफ एसेट्स, लेकिन क्या प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल होता था कि नहीं? अगर आप एसेट्स बेच रहे हो तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स होता था कि नहीं? होता था सर। अगर आपको प्रॉफिट ऑन सेल है, अगर आपको प्रॉफिट ऑन सेल आपको नहीं याद आती एंट्रीज तो यहां देख करके चलेंगे, तो आप करते थे फिक्स एसेट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एंट्रीज आप प्रॉफिट के साथ करते थे। और अगर आपको लॉस होता था बच्चे, अगर आपको लॉस होता था तो आप एंट्रीज करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। आप सबको ये एंट्रीज एक तरीके से मैं बचपन में याद दिला रहा हूं, इन एंट्रीज को याद ही नहीं रखना, आपको तो इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि ये पूरा खाता का फॉर्मेट आपको याद हो जाए। अंत में आप सब रट ही लोगे, मुझे पता है, आप, मैं भी यही कहूंगा प्रैक्टिस से रट लो, बट उनके लॉजिक्स में साथ साथ दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब सोचो, अगर फायदा है प्रॉफिट ऑन सेल और इसी पीएनएल को मैं क्या कह रहा हूं, इसी पीएनएल को मैं कह रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसी प्रॉफिट एंड लॉस को मैं कह रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सोचो अगर फायदा हुआ तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिक्स एसेट्स में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आना चाहिए, दैट इज फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। सिंपल बात है। और यहां पर बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर आना चाहिए अकाउंट, किस चीज के लिए? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। सिंपल। ये देखिए, ये सारे खाते मैंने आपको यहां पर तैयार करके दिखा दिए। एक बार आप इन खातों को देखें, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, फिर मैं इसको क्विकली फिर से एक बार रिकैप करा रहा हूं, तो क्योंकि हमें फाइनली ना इन खातों को ही ध्यान में रख करके चलना। अच्छा, कुछ भी यहां पर मिसिंग फिगर हो सकता है, कोई भी चीज यहां पर मिसिंग फिगर हो सकती है, कोई भी कैलकुलेशंस कराया जा सकता है, मगर ज्यादा आपको जो फोकस करके चलना इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम्स को ध्यान में रख करके चलना। रिसिप्ट एंड पेमेंट में 2 आइटम देख रहे हैं यहां पर आपको निकल करके आ रहा है, एक तो परचेज करते वक्त, एक एसेट्स बेचते वक्त, अगर वो कैश पे परचेज और कैश पे सेल हुआ है तो। और उसके बाद आपको पता ओपनिंग एसेट्स एंड क्लोजिंग एसेट्स आपके बैलेंस शीट का हिस्सा बनेगा, जो कि हम लोग अपने बैलेंस शीट में दिखा करके चलेंगे। एक बार 10 सेकंड दे रहा हूं, उसको अपने ध्यान में भरिए आप। 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। आइए क्विकली मैं अब आपको रिकैप करा दूं। अब मैं इन एंट्रीज की बात नहीं करूंगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, जिनको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ आया अब पूरा फोकस उस पर करेंगे। फिक्स एसेट्स अकाउंट वी आर डिस्कसिंग फिक्स एसेट अकाउंट। अब ध्यान से सुनिए, जब कोई एसेट्स होता है उसकी शुरुआती बैलेंस लिखी जाती है, डेबिट साइड से स्टार्ट होती है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से, बंद कर रहे हैं हम लोग बाई बैलेंस कैरिड डाउन से, हो गया। कोई एसेट्स अगर खरीदा जाएगा तो आप रिकॉर्ड करेंगे टू रिसिप्ट एंड पेमेंट, अगर कैश में हो रहा है तो, और अगर आपका क्रेडिट पे हो रहा है तो टू क्रेडिटर्स लिखते हैं, मगर वो आपको इस लेवल पे मुझे नहीं लगता तंग करने वाले हैं, तो यहां पर टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने कर दिया। और उसके बाद से मैंने कहा कि जब आपका डेप्रिसिएशन होगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक आइटम मिल गया हम लोग को, मैंने स्टार बना दिया। जब कोई आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो आप लिखोगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और वो डेप्रिसिएशन आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट कर दिया जाएगा। वहां जाओगे तो टू आपको लिखना पड़ेगा एसेट्स अकाउंट। तो ये सारा चीज आप देख सकते हो, यहां पर डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो। वहां पर आप कोई एसेट्स बेचते हो तो आपने लिखा यहां पर अपने बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बेचते समय होने वाला फायदा और नुकसान, अगर फायदा है तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो रहा है, फिक्स एसेट्स टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और अगर लॉस है तो आप रिकॉर्ड करोगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। बात खत्म खत्म। इतनी बातों को ये आपको अपने ध्यान के अंदर रख करके चलना है। अब मैं आपका फीडबैक ले रहा हूं, क्या आप सारे बच्चों को ये पूरी की पूरी गाथा समझ आई कि नहीं समझ आई? पूरी कहानी जो मैंने आपको समझाई, क्या आपको समझ आया या नहीं आया? आप कमेंट्स करें, तब तक मैं छोटा सा एग्जांपल कोशिश करता हूं आपके लिए फॉर्म कर सकूं। यहां पर छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपके साथ फॉर्म कर रहा हूं। चलिए कमेंट्स करें आप, तब तक मैं यहां आपके लिए एक एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूं।
क्योंकि हमें पर्टिकुलरली इनके ऊपर छोटे एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे, हमें सीधे मिलेगा अपने बड़े क्वेश्चंस के अंदर, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोग को ये मिलेंगे बच्चे, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम के अंदर मिलेंगे। तो इसलिए मैं अपने मन से एक एग्जांपल बना रहा हूं यहां पर। एग्जांपल ये लीजिए, मैंने यहां पर एक एग्जांपल डाल दिया और मैं क्या लिख रहा हूं देखिए यहां पर मशीनरी एज ऑन 31/3/2010, यहां पर मैं 2010 का दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं 1 लाख, ये लीजिए मैंने लिख दिया बच्चे यहां पर 1 लाख रुपए मैंने कर दिया। ओके, उसके बाद मशीनरी एज ऑन 31/3/2011, यहां मैं कह रहा हूं 1.5 लाख, ये मैंने कर दिया यहां पर। उसके बाद मैं दे रहा हूं मशीनरी परचेज्ड ड्यूरिंग ईयर, कैश पर मैंने कह दिया ड्यूरिंग द ईयर आपने मशीनरी खरीदी है, लगभग मान के चलिए आपको मैंने कह दिया यहां पर मैं मशीनरी परचेज की डिटेल में आपको, मैं मशीनरी परचेज हटा रहा हूं, ठीक है ना, मैं मशीनरी परचेज को हटा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, समझने में भी आसानी होगी। मैंने सीधे लिख दिया यहां पर मशीनरी सोल्ड, और मैं लिख रहा हूं मशीनरी सोल्ड, मशीनरी ऑफ मशीनरी ऑफ कॉस्टिंग 10,000 whose book value was rupees 9,000 on 31/3/2010 was sold for rupees मान लो 8,000 ऑन 1 अप्रैल 2010, मैंने बेच दिया भाई, उस तारीख को बेच दिया यहां पर। चलिए, तो ये सारे डिटेल्स मैंने दे दिए आपको, और मैंने आपको एक डिटेल्स और दे दिया यहां पर, चार्ज डेप्रिसिएशन @10% per annum on straight line basis। ये देखिए, मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया, आपको बड़े क्वेश्चंस के अंदर खूब सारे निकल करके आएंगे, वहां हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, बट एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिस करें। तो ये मैंने आपके सामने कुछ डाटा दे दिया बच्चे, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मुझे वो सारी चीजें निकाल करके दो। अगर आप ये सारी चीजें एक फिक्स एसेट्स के अंदर प्रेजेंट करते हो, तो मैं आपसे क्वेश्चंस में मिक्स करके बोल रहा हूं कि आप मुझे बताओ कि कितना अमाउंट आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा और कितना अमाउंट आपके जाने वाला है यहां पर आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे, कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कितना रिसिप्ट एंड पेमेंट में। मैं दोनों की डिटेल्स आपकी जानकारी मांग रहा हूं। मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों में कितना जाएगा वो मुझे बताना है। आप सारे बच्चे अपने से ही प्रयास कर सकते हैं और मेरे साथ यहां भी डिटेलिंग कर सकते हैं। आइए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कितना रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में जा रहा है। अब सोचिए, शुरुआती बैलेंस कितना था बच्चे हम लोग का? शुरुआती बैलेंस था हम लोग का 1 लाख रुपए। हम लोग का शुरुआती बैलेंस कितना है? 1 लाख रुपए। आओ भाई, हम लोग यहां लिखते हैं 1 लाख रुपए। ओके सर, और अंत में कितना दे रहा है हमारा बैलेंस यहां पर? और देख सकते हैं कई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात नहीं किया, अंत में कह रहा है हमारा 1.5 लाख है। लो भाई, 1.5 लाख लिख दिया हमने। ओके, अब क्या कह रहा है? मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 की उसकी कॉस्ट थी, हुज बुक वैल्यू वाज 9,000 ऑन 31/3/2010, यानी 31/3/2010 को उसकी बुक वैल्यू थी। बुक वैल्यू मतलब ये वाली जो वैल्यू हमारी दिख रही है इसके अंदर, वो 9,000 का था, जिसको आपने 8,000 का बेच दिया। मैं पूछना चाहता हूं आपको, जब मैं यहां पे लिखूंगा, मैं यहां प्रॉफिट और लॉस निकाल दूं यहां पर, ताकि लास्ट में आप मुझे डिसाइड करके बताना, बच्चे कि कैसे हुआ। तो यह सोच करके अब मुझे बताइए कि जो मशीनरी बिकी है वो कितने की बिकी है। एक बार मुझे फटाफट अमाउंट दे दो। मशीनरी जो सोल्ड हुआ है
जो मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके, बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो मशीनरी बिकी है कितने की बिकी है, एक बार अमाउंट दिखाओगे, एक बार फटाफट अमाउंट बता दो कितनी आ रही है। ठीक है, तो बच्चे कृष्णा कैसे बोल रहा है 9,000 का बिका है, यहां पढ़ो, मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू थी, मैंने 3 चीज जानबूझ के दी है, उसकी कॉस्ट भी दे दी, उसकी बुक वैल्यू भी दे दी कितनी है बिकने की तारीख पर, और यह भी मैंने बता दिया आपको कि वो 8,000 जो हमारा दे रहा है यहां पर वो पैसा आपको मिला है। सारे बच्चे यहां पर कमेंट्स करें जितने भी प्रेजेंट है, यहां पर 8,000 मिला है, क्लियर टर्म में मैंने लिखा है 48,000। तो भैया जितना बाई बैंक यानी बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट जो आप लिख रहे हो यहां पर, वो चला आएगा आपके यहां पर, दैट इज 8,000। ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, बताओ भाई प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कितना हुआ, फटाफट मुझे कमेंट्स करके बताए, क्योंकि यहां आकर के बच्चे फंस जाते हैं, यहां आकर के बच्चे फंस जाते हैं। आई नीड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, फटाफट बताइए प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, मुझे चाहिए प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ओके, तो सारे बच्चे कह रहे हैं 1,000 का लॉस है, कैसे कैलकुलेट होता है सर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, ये देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं कैसे प्रॉफिट और लॉस आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल आपको ध्यान रखना है, ये कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, सबसे पहले आपको क्या लेकर के चलना है, आपको लेकर के चलना है बच्चे सेल वैल्यू, सेल वैल्यू जो भी एसेट्स आप बेच रहे हो उसका सेल वैल्यू लिखो, माइनस आपको लिखना है WDV यानी रिटेन डाउन वैल्यू ऑन सेल, यानी जो आप बेच रहे हो उस तारीख पर उसकी रिटेन डाउन वैल्यू कितनी है, ऑन डेट ऑफ सेल। आप इसमें से ये घटाइए और यहां पर आपको फायदा या नुकसान दिख जाएगा। अगर तो आपका ये पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना, अगर ये जो आपको आ रहा है ना दैट इज प्रॉफिट और लॉस, यहां पर ये आपको जो दिख रहा है, अगर ये पॉजिटिव है तो आपका प्रॉफिट है, अगर ये निगेटिव है, अगर ये निगेटिव जा रहा बच्चे, अगर ये निगेटिव है तो ये आपका लॉस है। ये चीजें आपको ध्यान में रख करके चलनी है, आप सारे बच्चे इस बात पर फोकस करके चलेंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूं, अगर ये पॉजिटिव है तो आपको प्रॉफिट है, और इधर लिख रहा हूं अगर ये निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है तो आपका ये लॉस है। बस सिंपल बात है। आप अपने प्रेजेंट केस के अंदर आए, आपको सेल वैल्यू दे रहा है कितना 8,000, आपको कहा कि भाई 8,000 रुपए का आपने किया, और बेचने की तारीख पर, बेचने की तारीख पर इसकी रिटेन डाउन वैल्यू कितनी थी, हमें कॉस्ट से नहीं लेना देना, अगर रिटेन डाउन वैल्यू नहीं होती तो हम कॉस्ट से कैलकुलेट करके आते, बट यहां पर क्या कह रहा है कि नहीं आपकी रिटेन डाउन वैल्यू कितनी है, जिस तारीख को 1/4 को बेचा और 31/3 का आपको वैल्यू दे रहा है यहां पर, तो आपको रिटेन डाउन वैल्यू दे रहा है 9,000, तो आप लिखोगे बच्चे यहां पर 9,000, और देख सकते हैं आपको अगर निगेटिव यानी माइनस में आ रहा है आपका 1,000, तो 1,000 जो माइनस आ रहा है वो आपका लॉस हो जाएगा, एकदम सिंपल बात, ये आपका लॉस हो जाएगा। ओके सर, समझ गए, ये फॉर्मेट भी आपको ध्यान में रखना है, दैट इज सेल वैल्यू माइनस रिटेन डाउन वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, दैट इज 1,000 लॉस। तो आपको पता है कि लॉस आप किधर रिकॉर्ड करोगे, आप इधर रिकॉर्ड करोगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अभी अभी जो फॉर्मेट लिखा है दैट इज लॉस ऑन सेल। देखिए सिंपल टर्म में मैंने ला करके यहां पर भर दिया 1,000, सिंपल। बोलिए यहां तक तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहां तक तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, अब आप मुझे बताइए इस साल का डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, अब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो भाई आप मुझे बताओ, आप जो यहां पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैं एक डाटा और ऐड कर रहा हूं यहां पर, मैं आपको एक डाटा और ऐड कर देता हूं बच्चे, क्योंकि जब तक इसकी कॉस्ट नहीं मिलेगी आपको तब तक आप नहीं समझ पाओगे। मैं यहां पर कॉस्ट ऐड कर रहा हूं, ठीक है मैं यहां पर साथ में, यहां पर देखिए मैं यहां पर कॉस्ट भी इसकी रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये जो टोटल एसेट्स मैंने यहां पर रिटेन डाउन वैल्यू दिया है ना 1 लाख का, ये मैंने साफ बोला है WDV है, दैट इज WDV, याद रखिए इसकी WDV है, तो मैंने यहां पर लिख दिया आपको WDV टोटल में है। लेकिन मैं एक डाटा और दे रहा हूं जो कि निश्चित तौर पे आपको क्वेश्चंस के अंदर दिया रहेगा, इस एसेट्स का टोटल, इस एसेट्स का टोटल कॉस्ट वैल्यू जो है, इस एसेट्स का मैं आपको कॉस्ट वैल्यू दे देता हूं बच्चे। मान लो इस एसेट्स का कॉस्ट वैल्यू था, यहां पर मैं कर देता हूं
1,20,000 रुपए। चलिए ये मैंने दे दिया आपको 1,20,000 रुपए आपका ये कॉस्ट वैल्यू था। अब मुझे आप बता दो फटाफट कितने डेप्रिसिएशंस होंगे बच्चे, आप मुझे बताओ डेप्रिसिएशंस का अमाउंट फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कितना डेप्रिसिएशंस होगा। फास्टली कैलकुलेट करके मुझे बताइए डेप्रिसिएशंस कितना आ रहा है आपका। फास्टली मुझे डेप्रिसिएशंस कैलकुलेट करके बताएं आप सारे बच्चे। डेप्रिसिएशंस कैलकुलेट करके बताइए कितना डेप्रिसिएशंस आ रहा है। डेप्रिसिएशंस बताएं। थोड़ा सा और क्वेश्चंस को मॉडिफाई करना पड़ेगा, सुनो थोड़ा सा और क्वेश्चंस को मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चंस को और मॉडिफाई कर देता हूं मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को और मॉडिफाई कर देता हूं। यहां पर 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर रहा हूं। ये मैं क्लोजिंग डिटेल हटा रहा हूं, यहां पर ये क्लोजिंग डिटेल हटा करके मैं परचेज लिख देता हूं। ये लो मशीनरी ऑफ ₹50,000 परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2010। यस, अभी मैंने बदल दिया। 50,000 का आपने मशीनरी खरीदा है 1/4/2010 को, 1/4/2010 को आपने यहां पर, तो ये क्लोजिंग डिटेल मैंने हटा दिया। यहां पर क्लोजिंग डिटेल नहीं है आपके पास, ये क्लोजिंग डिटेल नहीं है। मैंने क्या कर दिया चेंज, वापस से क्वेश्चंस के अंदर देखे मॉडिफाई किया मैंने। आपको शुरू में जो मशीनरी मैंने बोली थी WDV, उसकी कॉस्ट वैल्यू 1,20,000 रख दी। साल के दौरान आपने 50,000 का और मशीनरी खरीदा। चलो बेचने वाली डिटेल्स तो हम लोगों ने कर ली थी, अब खरीदने वाली डिटेल्स बताओ। अगर आपने 50,000 की यहां पर मशीनरी खरीदी है तो आपको पता है कि फिक्स एसेट्स टू यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट आप कर दोगे 50,000 यहां पर। आप फिक्स एसेट्स टू रिसिप्ट एंड पेमेंट कर दोगे यहां पर, दैट इज 50,000। अब मुझे डेप्रिसिएशंस बताओ कितने आ जाएंगे, फटाफट डेप्रिसिएशंस बताइए। आइए कैलकुलेशंस ऑफ डेप्रिसिएशंस करें। कैलकुलेशंस ऑफ, आपको पता है ये जो शुरुआत में है सर ये हमारा M1 है, मशीनरी 1, और ये जो हमारा अंत में है वो है मशीनरी 2। अब आप आकर के देखेंगे यहां पर सबसे पहले M1 पर मशीनरी पर आप बताइए, आपको डेप्रिसिएशंस कैलकुलेट करना। आपको पता है टोटल आपका कॉस्ट था बच्चे 1,20,000, 1,20,000 का आपका कॉस्ट था, लेकिन इसके अंदर से 10,000 के कॉस्ट का सामान आपने उठा करके बेच दिया है। आपने 10,000 के कॉस्ट का सामान उठा करके बेच दिया है, तो जो वैल्यू बच गई अब उसके ऊपर, क्योंकि SLM लगाना इसलिए मैं कॉस्ट के साथ कंपेयर करके चल रहा हूं, तो आप इसके ऊपर लगाइए डेप्रिसिएशन इनटू रेट आपको दे रहा है 10%, 10/100। बता दो भाई कितना हो गया 1,10,000 इंटू 10/100 दैट इज 11,000। ये सिंपल आपका यहां आ गया। और M2 के ऊपर आप डेप्रिसिएशंस लगाएंगे 50,000 जो कि साल के शुरू में ही खरीदा गया है, तो 50,000 इंटू ये कोई और डेट भी दे सकता है, तो उसके हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज यहां पर आ जाएगा आपका 5,000। चलो पूरे के पूरे डेप्रिसिएशन बताओ मुझे, और शांत होकर के बैठ जाने वाले बच्चे कैसे चलेगा, ये पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन चाहिए। और कुछ बच्चे ना बड़े टेक्निकली मैं देखता हूं बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जहां पर उनकी जरूरत होती है, जिनके आंसर्स चाहिए होते हैं ना, बड़े शांत हो जाते हैं एकदम चुप। वो देखते हैं, मौका देखते हैं कि बाकी सारे बच्चे अपने आंसर्स दे दें तो मैं कैलकुलेट कर लूं। मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा फ्रेमिंग किया, थोड़ा सा टेक्निकली चेंज किया ताकि आपको बेटर समझा सकूं। मैं आपको बोल रहा हूं इससे बहुत आसान आएगा आपका। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 11 का रिविजन करा रहा हूं, जिसके अंदर मुझे इन आइटम्स से मतलब है। क्वेश्चंस का डिटेल मैंने एक दिया, 50 तरीके से आपको क्वेश्चंस का डिटेल दे सकते हैं। आपको फोकस किसके पर करना है, इन 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 आइटम्स पे मेरा फोकस है सर, जो कि मुझे इस खाते के अंदर पोस्ट करना है। याद रख लीजिए इस बात को, ये सारी चीज का आप लोग को पोस्टिंग करके चलना है, ठीक है। वापस से देखें डेप्रिसिएशन कैसे लगा सर। कॉस्ट वैल्यू थी हमारी 1,20,000 मॉडिफाइड क्वेश्चंस के अंदर जो हम लोग लेकर के आए, तो कॉस्ट वैल्यू थी हमारी 1,20,000, और 1,20,000 को सर हम लोगों ने क्योंकि 10,000 का निकाल दिया, सामान बेच दिया, SLM बेसिस है हमारा, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, तो हमें 1,10,000 का वैल्यू बचा और कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगता है, तो हमने 11,000 का यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। उसके बाद अब हम लोग को मशीनरी 2 जो कि खरीदी गई है, कोई और डेट भी दे सकता है,
कोई और डेट भी दे सकता है, लेकिन ठीक हमने सिंपल बनाया ताकि कंसेप्ट समझ आए। ये टोटल जोड़ करके हम लोग का कितना आ गया 16,000 का डेप्रिसिएशन। तो हम अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेज रहे हैं बच्चे 16,000 यहां पर। अब चलो मुझे क्लोजिंग बैलेंस बता दो कितना आ रहा है। क्लोजिंग बैलेंस बता दीजिए। मैंने जानबूझ के इसीलिए क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए हटा दिया ताकि फिर क्लोजिंग बैलेंस के साथ ये क्वेश्चंस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, बैलेंसिंग फिगर मैच नहीं करता, इसलिए मैंने क्लोजिंग बैलेंस का डिटेल। तरह तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंने सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए यहां पर क्वेश्चंस बनाया, एग्जांपल क्वेश्चंस बना करके चला। आपको पूरा फोकस रखना है जो 10 मिनट पहले मैंने इस क्लास को समझाया था उसके ऊपर, इन आइटम्स को लेकर के बस समझाने का मतलब यह है कि आप रिकॉल कर सको क्लास 11th के अंदर की बातें। चलिए फटाफट मुझे बताइए कितनी आ रहा है फाइनल बैलेंसिंग फिगर, तुम लोग पे भरोसा कर लें। 1,25,000 1,25,000। तो ये क्वेश्चन हमने बना लिया। क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग में कुछ एरर्स हो जाते हैं, बट आपको पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ इस खाते के अंदर की चीजें जो पोस्ट करनी है उस पर फोकस रख करके चलना है बच्चे, जो मैंने फॉर्मेट बताया था। अब ध्यान देकर के यहां पर चलिए, देखिए क्या हो गया इस क्वेश्चन के अंदर। ये पूरी की पूरी क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब इसका रेलेवेंस हम लोग को देख करके चलना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट, मैंने बोला था कौन सा आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाएगा और कौन सा आइटम हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आएगा। फटाफट अब ध्यान से देख करके चलो। आप सबको पता है कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपने एक तो इसको भेजना है जो डेप्रिसिएशन हुआ है, जिस पर फोकस करेगा, इसको भेजना, और जो आपको लॉस हुआ है बेचते समय 1,000 का, ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। याद रख लीजिए इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड जाएगा। अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं तो ये जाएगा डेबिट साइड में। मैं बगल में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहां पर बना करके दिखाता हूं शॉर्ट में। ये मैं क्वेश्चंस मिटा रहा हूं क्योंकि अपना काम हो चुका है यहां पर, ठीक है। अभी आप देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाएंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के आपको डेबिट साइड में उनको उठा करके भेजना पड़ेगा। ये देखिए आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर शॉर्ट में हम लोग बना करके चले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप भेजेंगे 2, दैट इज यहां पर एक तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितने का है सर 16,000 का हम लोग डेप्रिसिएशन, और 2 यहां पर जो आपको लॉस हो रहा है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ, तो उसे भी भेजिए लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितने का, दैट इज 1,000 का। बस सिंपल, ये आपका चला गया यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यही इसी पर तो फोकस करके चल रहा है हम लोग को, ये दोनों चीजों को हम लोग उठा करके पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है ये बैलेंस शीट में एसेट्स में चला जाएगा, दैट इज पिछले साल का ये वैल्यू, और ये वैल्यू आपके बैलेंस शीट के जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उस पर निकल करके चली जाएगी। एकदम सिंपल। अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हैं बच्चे, क्योंकि जनरली आपके किताब के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ, अगर कह दे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ, तो लो ना, अब हम तो खाते के साथ जब चल रहे हैं तो डर किस बात का। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपने जो खरीदा है बच्चे उससे आपका कैश घटेगा, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, बाई, देखिए यहां पर फिक्स एसेट्स जो आपने परचेज किया कितना चला गया 50,000। ये देखिए अगर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कह दे बनाने के लिए, और यहां पर देखिए आपने क्या किया, यहां पर बेचा है तो 2 फिक्स एसेट्स, एकदम सिंपल, कितना चला आया हमारा दैट इज 8,000। तो अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन खातों के जरिए जो मैं आपको लेकर के आता हूं, पूरी की पूरी बातें वो डिटेल में लेकर के आता हूं कि अब डिटेल में इन सारी चीजों को समझ करके चले, फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। दिस इज तो मेन फोकस आपको रखना इस खाते के अंदर। जो एक टूटा फूटा सा एग्जांपल मैंने बताया, सिर्फ और सिर्फ कुछ आर्टिफिशियल डाटास को लेने के लिए बताया, ताकि उन डाटास के साथ आप इस क्वेश्चन को ज्यादा कोरिलेट कर सको। यहां पर सीधे एक बार फटाफट फीडबैक दें, क्या सारे बच्चों को ये फिक्स एसेट्स के खाते का समझ आ गया कि नहीं आ गया, कि हम लोग को फोकस करके क्या चलना है उन आइटम्स को जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर फर्क करेंगे। आपके दिमाग में मुझे ये भरना था कि भैया एक तो डेप्रिसिएशन, एक प्रॉफिट और लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट, खरीद और बेच अगर कैश पे हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट का पार्ट, अगर इसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है तो वो हमारे चले जाएंगे, दैट विल बी ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट। तो ये 3-4 आइटम्स पे आपको दिमाग बैठाने के लिए ये पूरी की पूरी चर्चाएं हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर की है। तो ये सारी चीजें आपके ध्यान में बैठ जाए, तो आपको ध्यान में रख करके चलना है। मुझे पता है इससे बहुत सिंपल बात आपको करेगा आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के अंदर, बहुत सिंपल, इससे बहुत सिंपल आएगा, मगर फिर भी ये खाते के जरिए सीखने से हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए बच्चे, तो मेरे ख्याल से आपको ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक और खाता
जिसके अंदर मैं बताऊंगा अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन्ड हो रहा है तो फिर आपको कैसे करना होता है अपने फिक्स एसेट्स अकाउंट के बारे में। तो अब सारे बच्चे टॉपिक्स डालेंगे कि दैट इज व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, यानी अगर वो मेंटेन्ड हो रहा है तब हम लोग कैसे करके चलेंगे सर, और उन क्वेश्चंस के अंदर हम ये सारी बातें कैसे लेकर के आएंगे। चलिए फटाफट टॉपिक डालेंगे, तब तक मैं बोर्ड रब कर रहा हूं, आप टॉपिक डालिए। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, उसके अंदर फिक्स एसेट्स को सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे, फास्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जब हम लोग अपने प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन को यहां पर मेंटेन करके चल रहे हैं, तो अब हमारा डेप्रिसिएशन याद रख लीजिएगा, तब हमारा डेप्रिसिएशन कभी भी हमारा फिक्स एसेट डब्ल्यूडीबी पर नहीं चलता। तब वैसी परिस्थिति के अंदर हम अपने फिक्स एसेट्स अकाउंट को कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, याद रख लीजिएगा, दिस इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। और अपने डेप्रिसिएशन को हम लोग अपने फिक्स एसेट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, तब हम लोग कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, इसके लिए एक नया खाता खोलते हैं और वहां पर उस खाते का नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। दिस इज, तो साथ में अब हम लोग बना रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पर सब फोकस करके चलेंगे, इस बार दो खाते के ऊपर आपको फोकस करके चलना बच्चे, एक आपका फिक्स एसेट्स और एक आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जबकि लास्ट क्लास के अंदर या लास्ट टॉपिक के अंदर जो हम लोगों ने व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं मेंटेन हो रहा था, तो हम सारा डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का सारा काम सब कुछ इसी खाते के अंदर कर रहे थे, फिक्स एसेट्स के अंदर। मगर अगर हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को, तो फिर देखना पड़ेगा कि सर तब उस परिस्थिति में कैसे हम लोग खाते को मेंटेन करके चलते हैं। आएंगे, ध्यान से देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर निश्चित तौर पे आपको दो तरीके से डाटा देगा, एक तो आपको एसेट्स का डाटा बच्चे कॉस्ट का सेट देगा, यानी सब कुछ कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, जबकि इससे पहले जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया वो डब्ल्यूडीबी पे मैंने चलाया था, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, सॉरी रिटन डाउन वैल्यू पर चलाया था, नॉट मेथड, रिटन डाउन वैल्यू पे चलाया था। और यहां पर मैं सारा डिटेल्स लिखूंगा कॉस्ट के ऊपर, यानी आपको डाटा के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी देगा और आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स एसेट्स भी देगा। ये दो चीज आपको देकर के चलेगा बच्चे, इसलिए अब इनको कैसे करके चलना है ध्यान से देख करके चलेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए, अपने ध्यान में भर लीजिए। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डाटा दे रहा है और इसका डाटा दे रहा है, तो हमेशा समझ जाइएगा एसेट्स का डाटा कॉस्ट पर है, यानी डेप्रिसिएशन घटा हुआ नहीं है, और उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है अब तक का जमा किया हुआ डेप्रिसिएशन, यानी जितना उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन, जब से खरीदा गया है तब से लेकर आज तक का जो डेप्रिसिएशन है, उस सब का सब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको नजर आएगा। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं, टू यहां पर आप करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ओपनिंग बैलेंस है, लेकिन इस बार आप इसको रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट पर, ये कॉस्ट पर रिकॉर्ड होगा, और बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ये भी आपका कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड होगा बच्चे, ये याद रख लीजिएगा, कॉस्ट पर रिकॉर्ड होगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, ठीक है सर ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, और सर इसका भी ओपनिंग बैलेंस होगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका, और टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, एसेट्स को घटाने वाली चीज क्रेडिट बैलेंस होती है, इसलिए उसका नेचर आप लायबिलिटीज टाइप देख रहे हैं, एसेट्स को घटाता है डेप्रिसिएशन, इसलिए उसका एक्यूमुलेशन जो भी है आपको यहां दिखेगा। क्योंकि ये डेप्रिसिएशन एसेट्स पे डायरेक्ट चार्ज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको अलग से एक गुल्लक के अंदर हम लोग जमा कर रहे हैं, एक अलग से इसका गुल्लक है, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और वहां पर सारा का सारा खाता ही जमा होकर के आ रहा है। तो आपको फोकस किस पर समझ करके चलना है कि भाई सारा का सारा मेरा डेप्रिसिएशन यहां पड़ा हुआ है। हम लोग पहले यहीं से हिसाब किताब कर लेते थे, लेकिन अभी हम लोग अपने डेप्रिसिएशन को अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉस्ट पर है, और इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन यहां है, इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चे यहां पर पड़ा हुआ है, ठीक है सर। अब इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू हम लोगों ने लिख दी, ये सारी देखिए। अब ध्यान से सुनो, अब मेन चीज मैं बोलना चाहता हूं, पहले पिछले बार जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं था, तो इसका और इसका नेट फिगर आप यहां दिखा रहे थे, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू, यानी इसका और इसका नेट फिगर एक ही खाते में, यानी अगर ये 10 है और ये 2 है, तो हम 10 - 2 दैट इज 8 यहां दिखा रहे थे पिछले खाते में। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, नहीं,
कॉस्ट यहां दिखाएंगे और इसका आज तक का डेप्रिसिएशन यहां दिखाएंगे, दोनों खाते अलग हो गए हैं, बस यही फर्क है। तो ठीक है, हमने कॉस्ट पे दिखाया यहां पर। अब मैं डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं कि अगर डेप्रिसिएशन आप लगाते थे तो पहले आपने डेप्रिसिएशन की जो एंट्री पास करी थी, वो डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करी थी बच्चे आपने कि दैट इज सर हमारा डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट्स था। लेकिन अब अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हो तो एंट्री होती है दैट इज डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, याद रखिएगा। यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन जाता और यहां पर आएगा आपका बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दैट इज डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग ईयर, याद रखिए। तो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग ईयर आपको यहां नहीं दिखेगा बल्कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में दिखेगा, क्योंकि जब आप प्रोविजन मेंटेन करते हो तो आपकी एंट्री डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट्स नहीं होती, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, इसलिए यहां चला आएगा और साल भर का डेप्रिसिएशन से यहां निकल करके आएगा। अच्छा ये बात है, चलिए तो डेप्रिसिएशन की हम लोगों ने कर दिया। ओके सर, इस खाते के अंदर इस साल का डेप्रिसिएशन नहीं आता, कैसे करते हैं सर? आगे अगर कोई, अब ध्यान से सुनना, अगर कोई एसेट्स आपने बेच दिया तो बच्चे आपको पता है अगर कोई एसेट्स आपने बेचा तो आपको फिर उसके डेप्रिसिएशन का अभी तक का जो जमा किया हुआ बैलेंस है, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इस खाते के अंदर जो भी एसेट्स खरीदा उसका डेप्रिसिएशन यहां नहीं चार्ज किया। कहां चार्ज किया? हमने अपने उस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया वहां जमा करके रखा। लेकिन कब तक हम ये काम कर सकते हैं? जब तक एसेट्स बिक न जाए। एक बार वो एसेट्स बिका तो फिर आपको क्या करना है, इस खाते में से, याद सुनिए मेरे शब्द सुनिएगा, बिकने वाले एसेट्स का, क्या मैं बोल रहा हूं, बिकने वाले एसेट्स का जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है आप उसे उठा करके फिक्स एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्या मैंने कहा? अब जो एसेट्स बिक जाएगा, बिकने वाले एसेट्स का, जो एसेट्स है चल रहा है उसका यही जमा करते रहो, लेकिन जो एसेट्स बिक रहा है उस एसेट्स का टोटल जमा किया हुआ डेप्रिसिएशन आप यहां से निकालें और यहां भेजें। तो आप उसके लिए क्या करते हो, टू फिक्स्ड एसेट्स लिखते हो, टू फिक्स्ड एसेट्स, यानी आप भेज रहे हो, क्या है ये, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स बीइंग सोल्ड, जो एसेट्स बिक रहा है उसका डेप्रिसिएशन आपने यहां भेज दिया और यहां पर चला आएगा वो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहां से जो आपने यहां भेजा और यहां पर आ जाएगा दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्ट जो यहां से निकल करके यहां आ रहा है। देखिए मैंने क्या कहा, जो एसेट्स बिक रहा है सिर्फ उसका जो है और आगे रहेगा उसका नहीं, जो एसेट्स बिक रहा है उसका मैंने यहां पर ला करके आपको यहां पर डाटा दिया। ओके सर, यहां पर आ गया। और उसके बाद जो बेचने वाली एंट्री होती है बिल्कुल सेम करना है। बेचने वाली एंट्रीज के लिए जो मैंने आपको सिखाया था कि बेचते समय आपको करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अभी भी करो, दैट इज एसेट सोल्ड, दैट इज सोल्ड, दैट इज सेल वैल्यू, आप लिखिए इसके सेल वैल्यू को। अगर कोई फायदा हो रहा है तो अभी भी मैं कह रहा हूं वही रिकॉर्ड करना है आपको, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे आपने किया था प्रॉफिट ऑन सेल। अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज लॉस ऑन सेल। अगर आप कोई एसेट्स खरीद रहे हो तो फिर आप यहां पे लिखो टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एसेट्स परचेस्ड, यानी आप समझ सकते हैं 90% चीजें सेम है, क्योंकि जब प्रोविजन मेंटेन्ड होता है तो प्रोविजन जो मेंटेन्ड होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, एक व्यवस्था होता है कि हम अपना डेप्रिसिएशन डायरेक्ट इस खाते में नहीं चार्ज करेंगे, हम अपने फिक्स एसेट्स को कॉस्ट पे लेकर के चलेंगे, जो उसकी ओरिजिनल दाम थे उस पर लेकर के चलेंगे और उससे रिलेटेड सारा डेप्रिसिएशन अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते चलेंगे। लेकिन जिस दिन वो बिकेगा तो सारा जमा किया हुआ सिर्फ और सिर्फ उस एसेट्स का जो बिक रहा है उसका डेप्रिसिएशन उठा करके इस खाते में डालेंगे। तो एक ही दिन में आज तक का सारा डेप्रिसिएशन आ गया जो बिक रहा है, उसके बाद का सारा प्रोसेस सेम है। आपको फोकस किस पर करना है? आपको फोकस करके चलना बच्चे कि जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो तो ये रहा वो डेप्रिसिएशन का खाता, यहां पर दिस इज
ये आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यानी जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर के जाओगे। ओके सर, समझ आ गया। और यहां पर जो आपका फायदा और जो आपका नुकसान, जो मैंने बात कही, आपका फायदा ये नुकसान है, ये दोनों भी आपका कहां चला जाएगा, आपका चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो इस पर फोकस करके चलना है बच्चे। अच्छा, किसी क्वेश्चंस के अंदर अगर डाटा आसान है, डाटा बहुत आसान है, आप अपने दूसरे कैलकुलेशंस के जरिए अगर सीधे आप निकाल सकते हो, मैं भी कराऊंगा आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं तो टफेस्ट पार्ट जो फिक्स असेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का जो टफेस्ट पार्ट है वो यहां डिस्कस कर रहा हूं। इसका आसान पार्ट क्या है कि सर हमको साल भर का डेप्रिसिएशन चाहिए, नहीं बनाएंगे खाता, एकदम सिंपल दिया सर, साल भर का डेप्रिसिएशन चाहिए सर, कर लेंगे ना, साल भर का डेप्रिसिएशन का अगर डाटा कैलकुलेट हो सकता है, व्हाई टू मेक द अकाउंट, सीधे साल भर का डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से सुनो, इस पूरे खाते से चाहे प्रोविजन मेंटेन हो रहा हो चाहे प्रोविजन मेंटेन ना हो रहा हो, आपको चाहिए क्या, आपको क्या क्या आइटम चाहिए? सर साल भर का डेप्रिसिएशन वो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यस। सर बेचते समय का फायदा और नुकसान वो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यस। सर ये तीनों कैलकुलेशंस अगर हम लोग बिना खाता बनाए कर ले तो कर लो यार, फिर क्या हम लोगों को पागल कुत्ता काटा है कि हम लोग इतना मेहनत करके चलेंगे? फिर हम भी नहीं करेंगे इतनी मेहनत। तीन ही तो चीज चाहिए हम लोग को। कौन कौन से तीन चीज अपने दिमाग में भरिए फटाफट, सारे बच्चे मेरे साथ बोले कौन कौन से तीन चाहिए? हमें तीन चीज चाहिए सर। साल भर का डेप्रिसिएशन, अगर वो आसानी से कैलकुलेट हो जाए, डोंट मेक द डेप्रिसिएशन अकाउंट और डोंट मेक द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर अगर प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इजीली कैलकुलेट हो जा रहा है, मत बनाओ खाते। ये तो मैंने इसलिए आपको खाते बनवाया कि बाय द वे सोचो, बाय द वे सोचो, आपको ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे दे, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे दे, जो आपका एसेट्स बिक रहा है उसका टोटल अभी तक का डेप्रिसिएशन दे दे, तो वैसी परिस्थिति में बच्चे ये जो साल भर का डेप्रिसिएशन है ना, वो बैलेंसिंग फिगर में आएगा। तो जब आपको खाता नहीं आता रहेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आप फंस जाओगे। अगर वो दे देता है ये कॉस्ट है, ये साल का रेट है, तब तो बहुत आसानी से निकाल दो, मत बनाओ डेप्रिसिएशन को, मत बनाइए। लेकिन अगर वो डेप्रिसिएशन को बैलेंसिंग फिगर कर दे तो क्या करेंगे आप? फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए मैं आपको उन सबसे कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार कर रहा हूं। आसान अपने आप होता है, सबसे मुश्किल जो आ सकता है क्वेश्चंस में वो ये दोनों खाते आ सकते हैं जो आपको तंग कर सकते हैं। इसलिए खाते का प्रैक्टिस करके रखें। और आपको इतना कॉन्सेप्चुअली नहीं चलना जितना मैं कॉन्सेप्चुअली लेके जा रहा हूं। मैंने कह दिया ये तीन खाते, अगर आपके पास तीनों चीज, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपके पास डाटा अवेलेबल है बच्चे तो मत बनाइए खाता। मैं आपको खुद कह रहा हूं मत बनाओ खाता। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर और प्रॉफिट और लॉस किसी बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट होने वाले तो फिर आपको दोनों खाते तैयार रखने पड़ेंगे ताकि वो बैलेंसिंग फिगर से आप पहुंच सको कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा। आपको लगेगा कि सर 90% तो हमारे क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिल्कुल सही, लेकिन क्या 10% की तैयारी करके नहीं जाएंगे क्या? आसान तो आसान होता है, वो तो कर ही लेंगे। बोले क्या सारे बच्चे इन दोनों खातों को समझ लिया या फिर नहीं समझा? एक बार फास्ट कमेंट्स करके बताएं। और हम लोग सबसे कठिन परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार किए हैं, आसान परिस्थिति के लिए नहीं। आसान में मैंने बोल दिया वो तीन चीजें जो आपको कैलकुलेट करके चलनी है, तीन चीजें जो आपको कैलकुलेट करके चलनी है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दैट इज डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ ईयर। ये आपको ध्यान में रख करके चलना है, दो चीज तो इंपॉर्टेंट। चाहे आप डेप्रिसिएशन का प्रोविजन मेंटेन करें या ना करें, अगर ये दोनों बातें यानी प्रॉफिट और लॉस और डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन आप किसी और तरीके से कर सकते हैं, मत बनाना खाता। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर जो डाटा है मैं कोई क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, जब कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स आएंगे और उसके अंदर जब ये बात आएगी तो मैं डिस्कस करूंगा। मैंने विशेषता इसके ऊपर एक क्लास दे दी यहां पर, मैं चाहता तो इसे स्किप करा सकता था और इसके अंदर इतनी चर्चाएं ना लेकर के जाता, मगर मुझे ऐसा डर हमेशा रहता कि कठिन परिस्थिति के लिए हम लोग अगर अपने आप को तैयार कर ले तो आसान परिस्थिति से हम लोग ऐसे ही निपट लेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं ये 10% चांस है आएगा, 90% चांस आपको बहुत आसानी से आएगा, लेकिन आपको फोकस किस पर करके चलना है। यानी आज जो हम लोगों ने टॉपिक मेंटेन किया, पढ़ा, उसके अंदर जो फोकस में क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो हम लोग को ध्यान देकर के चलना है वो क्या देकर के चलना है कि सर एक तो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग ईयर, ये हम लोग को फोकस करके चलना है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। दूसरा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल पर हम लोग को फोकस करना है, एसेट्स।
ये हम लोग को फोकस करके चलना है, ये दो चीजों को हम लोग फोकस करके चलना है। ये प्रॉफिट डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कहा जाएगा डेबिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हम लोग को भेजने के लिए हमको डेप्रिसिएशन चाहिए, और प्रॉफिट और लॉस में अगर प्रॉफिट है सर तो क्रेडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेजो, और बी में अगर लॉस है तो आपको डेबिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेजो। तो यानी ये तीन चीज आपको फोकस करना है, चाहे डेप्रिसिएशन का प्रोविजन मेंटेन होता हो या ना मेंटेन हो, आपको जो फोकस में रखना है वो ये तीन चीज है। आप देख सकते हो बच्चे, ये चीज आप नोट कर सकते हैं कि ये तीन चीज चाहिए। अगर आसानी से निकल जाए बहुत अच्छा, नहीं तो सबसे टफेस्ट सिचुएशंस में ये पूछ सकता है, जो कि हम लोग तैयार कर चुके हैं। तो आपके कमेंट्स भी आ गए कि हाँ सर हम लोगों ने समझ लिया। इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में मैं अननेसेसरली आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको सीधे जब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कराऊंगा तो इनकी जहां जहां जरूरत होगी उसका इस्तेमाल कराऊंगा। लेकिन मैं आपको बेस्ट श्योर कर दूं, जितने भी वर्किंग्स की जरूरत थी, और आज का ये टॉपिक बहुत कम चांस है इस चैप्टर के लिए रिलेवेंट है। ऑफ कोर्स ये सारे चीजों की जरूरत आपको एक बार और पड़ेगी कैश फ्लो के चैप्टर में, तो वहां डिटेल में करेंगे और भी ध्यान से देख करके चलेंगे, लेकिन कम से कम उसकी आधी तैयारी तो कर ली हम लोगों ने। ये तीन आइटम आपको चाहिए जो कि आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। अब हम लोग एश्योर्ड हो चुके हैं कि हम लोगों ने अपनी सारी छोटी छोटी वर्किंग्स कर ली, जो कि हम लोग को बड़े सवाल बनाने में काम आएगी। यानी अब हम लोग को 2 से 3 क्लासेस अपनी प्रैक्टिस करने बड़े क्वेश्चंस की ओर, मतलब जिसके अंदर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे, बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, और एक क्वेश्चन हम लोग, हालांकि आज तक आया नहीं है एग्जामिनेशन के अंदर, बट एक क्वेश्चन हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना भी सीख करके जाएंगे एग्जाम में, कि कहीं आ गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो क्या करेंगे हम लोग। और इसीलिए तो मैं बार बार आपको खाते के जरिए बताता हूं कि अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात कर ले तो इन खातों में वो भी आ जाता है, इसलिए फायदा होता है खातों को सीख करके चलने का। तो नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, बड़े बड़े अब क्वेश्चंस करने वाले हैं। आखिरी टॉपिक यही है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड गिव एन एडजस्टमेंट। यही मेन क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर में आपके एग्जामिनेशंस में आ सकता है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो छोटे छोटे 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर वाले क्वेश्चंस फॉर्म होंगे, तो टोटल 10 नंबर का ये चैप्टर बनता है। तो हम लोगों ने मानो तो 4 नंबर की पढ़ाई करी है, और वो 4 नंबर ही मदद करेगा कि हम अपने 10 नंबर का सवाल, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे बड़े सवाल जो लगाने वो सीख सके। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने कॉम्प्रिहेंसिव सवाल इस चैप्टर का, जो कि 2 से 3 दिन या 4 दिन जाएगा। तो इस वीक में हम लोग कोशिश करेंगे इसे कंप्लीट कर डालें, और फिर हम लोग अपने नए बुक की ओर चलेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट आप सबको ये समझ आया होगा, फिर भी ये रिविजन कर लीजिए पिछले सारे चीजें। अब आपका होमवर्क क्या है, आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, इससे रिवाइज ऑल द वर्किंग्स या प्रीवियस क्लासेस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिवाइज ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप जाएंगे अपने एप्लीकेशन पे, वहां जाकर के आप प्रीवियस सारे लेक्चर्स देख सकते हैं जो कि हम लोगों ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे चलाया, इंक्लूडिंग आज वाला। फिर आपके ध्यान में ये सारी बातें बैठ जाएंगी, फिर हम लोग बड़े सवाल लगाना सीखेंगे। आज के क्लास के अंदर जिन बच्चों का क्लास 11th थोड़ा वीक रहा होगा डेप्रिसिएशन में, उनको इनमें समस्याएं आई होंगी, मैं मान सकता हूं समस्याएं आई होंगी, लेकिन ये तैयारी किसी और चैप्टर्स के लिए है। यहां भी आ जाएगा तो काम बन जाएगा, इसलिए मैंने लास्ट में उन बच्चों के लिए भी कह दिया आपको प्राइम फोकस इन 3 आइटम्स पे रखना है। इनके शॉर्टकट्स भी बनाना सीखेंगे हम लोग, लेकिन सवालों के साथ सीखेंगे, इसलिए उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चे, टिल देन टाटा बाय बाय। जिन बच्चों के साथ डाउट्स है वो प्लीज रुके और अपने डाउट्स पूछना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, मैं उनके साथ डाउट्स करूंगा।